एक तो कंफ्यूजन कुछ बच्चों को आ रही है, वो मैं पहले कैमरे के तवज्जुह से खत्म कर दूं। वो कंफ्यूजन ये आ रही है बच्चों को कि जब मैंने अनाउंसमेंट दी थी कि हम लोग रिस्क का पोर्शन लाइव करेंगे जूम पे, तो बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर क्या उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? तो भाई उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मिलेगी मिलेगी। बस फर्क ये होगा कि उसकी रिकॉर्डिंग इस तरह वाली क्लास की नहीं होगी, वो जूम की रिकॉर्डिंग होगी। तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज, अगर हम स्केड्यूल को देखें तो वहां पे आज ब्लॉकचेन वाला चैप्टर था, जिसको मैंने शिफ्ट करके ईआरपी को डिस्कस पे डाल दिया। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के ऊपर बात करनी है, ना कि 12 के ऊपर। बाद में 12 था। हाँ, तो 8 और 12 आपस में स्वैप हो गए। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग 12 ही देख रहे होंगे। अच्छा जी, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इदारे में हर डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ देता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इदारे में हर डिपार्टमेंट को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है, इंटीग्रेट कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट को हर डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिसकी जितनी अथॉरिटी है उसको उतना ही कंट्रोल मिल रहा होगा, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इदारे में एक जो ओनर होता है, जिसको हम लोग प्यार से सीईओ बोलते हैं, उसको हम एक ऐसा लाइसेंस देते हैं जिसको प्रिंसिपल लाइसेंस बोलते हैं या मेन लाइसेंस बोलते हैं। उसके पास एक्सेस होती है कि वो तमाम तर डिपार्टमेंट्स को एक टाइम पे मॉनिटर कर सके, उसके पास ये एक्सेस है। बट प्रोडक्शन वाले के पास मार्केटिंग का डाटा शो नहीं हो रहा होगा, मार्केटिंग के पास सेल्स का, सेल्स के पास परचेज का, परचेज के पास प्रोडक्शन का, आपस में इनको डाटा नजर नहीं आ रहे होते। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ईआरपी क्या है, क्या पूछता है कोई आपसे? ईआरपी क्या है? तो आप उसको कहना है कि भाई ईआरपी इज अ सॉफ्टवेयर जो कि कंपनियां लगाती हैं, इदारे लगाते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपस में इदारों में जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे ले आते हैं। किताब एक वर्ड यूज करती है, यूनिफाइड सिस्टम। यूनिफाइड सिस्टम उसके अंदर कवर कर लेते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो आपस में ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से काम करते हैं। दे मेक बेटर डिसीजंस, दे मेक बेटर डिसीजंस, और उनका काम स्ट्रीमलाइन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, जो कि ओवरऑल कंपनी को क्या दे रहा होता है? कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज। अब आप पहले दो पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, तसल्ली से पढ़ लें, फिर मुझे बताइएगा कोई मसला, फिर हम अगली बात करेंगे। अभी पढ़ लो, मैं किधर सवाल देता हूँ। हाँ जी, पढ़ लिया पहला पैराग्राफ? दोनों ओके हैं? कोई प्रॉब्लम? आप मुझे बताएं। सेंट्रल लाइन बताया, पहला बताएं। The main purpose of ERP is to create a central source of truth for all the company data. Central source of truth means कि डिपार्टमेंट आपस में जुड़ गए और जो ओनर है वो एक जगह पे बैठ के हर डिपार्टमेंट की सच्चाई और जुटाई उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ये खाली क्यों है? अच्छा है इसमें, कोई ना, पीछे तो पार्टी चल रही होती है। अच्छा जी, तो अब जरा मुझे बताइएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट कर रहे होते हैं, बताएं। सेल्स सबसे आसान, सबसे पहले क्या? सेल्स। सेकंड फाइनेंस। तीसरा इन्वेंट्री। ओ माय गॉड, मार्केटिंग। नाइस। पांचवा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। छठा क्वालिटी कंट्रोल। सातवां
एक सेकंड बहुत जोर से उसको आ रही क्या क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वो तो क्वालिटी में आ गया ना। कुछ और कोई अगर है ये आप कैसे बोलेंगे, आपकी जुबान में सप्लाई चेन को कैसे बोला जाता है? सप्लाई चेन। अच्छा पानी को क्या बोलते हैं? वाटर, वाटर वही ना, वार वार। अच्छा क्या था? सप्लाई चेन। उनका विचारों का कमेंटेटर भी एक ही है, साइमन कैटिच। आपके पास मौका है। अरे आठवां हो गया भाई, फाइनेंस है, ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता, आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई और? कस्टमर रिलेशनशिप, सीआरएम, और कोई? सीधा आपने लिखवाया था, परचेज आप बिल्कुल लिखवाया नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन, 11वां परचेज, 12वां हो गया अकाउंट्स, और कोई रहता है? हो गया फाइनेंस, उसमें भी आ सकता है, अलग भी हो सकता है। और कोई? छोटी कंपनी हो तो इकट्ठा हो जाता है, बड़ी में टूट जाता है। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देख के बताया आपने, मुझे पता। और कोई? हेल्थ डिपार्टमेंट। चलो बहुत हो गया। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स को अगर एक बेचारे ओनर ने मैनेज करना है, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को हर दिन भी अगर मीटिंग करने के लिए बुलाए तो उसके महीने के कितने दिन जाया हो जाएंगे? सारे, तकरीबन सारे, क्योंकि वो 4 डेज अ वीक तो आएगा और आगे हर एक से मिलता रहेगा, तो फिर तो काम खराब है। तो वो क्या करता है, थोड़े से पैसे मजीद खर्चता है और क्या ले आता है? एक ईआरपी सिस्टम ले आता है। जब सिस्टम लेकर आता है तो एक तरफ वो किसी प्रोफेशनल फर्म को हायर करता है। किसको हायर करता है? फर्म को हायर करता है, जिसका काम होता है ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना। उसका काम क्या होता है? ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना। और एक तरफ वो अपने ही इदारे में से अक्सर औकात आईटी एंड फाइनेंस की टीम को इकट्ठा कर देता है, और इसका काम होता है बाहर के आए हुए लोगों को क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट। दोनों की तरफ से एक एक निकलता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, और यहां भी क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। और इनका क्या काम है कि ये देखते रहना कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। इसके अंदर भी अपनी टीम काम कर रही होगी, और इसके अंदर भी क्या काम कर रही होगी? टीम काम कर रही होगी, और वो टीमें आपस में लाइजॉन में रहेंगी थ्रू दीज प्रोजेक्ट मैनेजर्स। कंपनी ने अपना डाटा कहीं ना कहीं तो मेंटेन किया होगा, उसको हम कह देंगे लेगेसी सिस्टम। क्या कह देंगे? लेगेसी सिस्टम, पुराना सिस्टम। और अब हम इस सिस्टम को लेके आ रहे हैं किस मॉडल पे? ईआरपी मॉडल पे। नॉर्मली ये लेगेसी सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नॉर्मली कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, कुछ ईआरपीस के नाम आपको पता होने चाहिए। क्या लिख देता हूं? नेम्स ऑफ ईआरपी: एसएपी B1, एसएपी A1, Oracle, Odoo, QuickBooks, Dynamics, Xero। तो ये 3-4 नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें जो काम के नाम है ना, SAP B1 है, SAP A1 है। अच्छा, एक और भी सच, SAP HANA, HANA, HANA। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे बात करूं एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की। किसकी? फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है इदारे में? मैं एक करके सबसे पूछूंगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक इदारे में क्या काम है? कौन से ट्रांजेक्शन को देखते हैं?
कैश के इनफ्लो को देखते हैं और कैश के आउटफ्लो को देखते हैं कि कैश आ कहां से रहा है और लग कहां पे रहा है। वेरी गुड सर, यकीन मानो उसने भी बात की थी कसम से। फाइनेंसिंग करते हैं, पैसा कहां लगाए कहां पे ना लगाए। बेसिकली भाई कहना चाह रहे हैं कि एनपीवीज निकालते हैं। एनपीवी हालांकि उनका जेल में था नहीं, मैंने डाल दिया। एनपीवी क्या होती है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। एनपीवी क्या होती है सर, ये कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू? मैं उससे पूछ लूं। हाँ मल्टीपल पीरियड के हमारे पास कैश फ्लो होते हैं, फिर नेट कैश फ्लो होता है, फिर उसको हम हमारे पास एक ब्रेक इवन होता है, उससे सब की एनपीवी निकाल के प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं और फिर उनको नेट अप करके तो एनपीवी आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर सब कैश फ्लो की फिर उनको। अच्छा, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया फिर तो अच्छा प्रोजेक्ट से करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। आंसर नेगेटिव आया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनका काम एनपीवी ना सिर्फ निकालना बल्कि जो डाटा आपको सवाल में दिया होता है वो डाटा भी लेकर आना। सवाल में तो डाटा आपको बना बनाया मिलता है ना, तो डाटा आ कहां से है वो चीज देखना। हाँ जी, फाइनेंस वालों का और क्या काम होता है? टैक्सेशंस को मैनेज करना। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स देखना काम करना हो गया एनपीवी। और कोई नया पॉइंट है? और बजटिंग करना, कितने पैसे लगाने कितने पैसे नहीं लगाने। अच्छा, नॉर्मली फाइनेंस वाले किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं? अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स के साथ नॉर्मली आपस में या तो एक ही होते हैं या होते दो में, मगर आपस में अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। पढ़े सर, पढ़े। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है किसी भी इदारे में? पढ़े पढ़े, शाबाश। पढ़ के मुझे बताएं कोई बात जो कि आपको परेशान कर रही हो। हो सकती है। कहते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द हार्ट ऑफ एन ईआरपी सिस्टम, यानी कि कोई ईआरपी विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट तो चल नहीं सकता। सेल्स के बगैर चल सकता है, परचेज के बिना चल सकता है, मगर फाइनेंस के बिना, पैसे के बिना चल नहीं सकता। It handles all critical money tasks, including bookkeeping, tracking payables, receivables, tax management and financial reporting. ये दो वर्ड मुझे बड़े परेशान कर रहे हैं। ये क्या होता है, पेएबल और रिसीवेबल? ये भाई शरीफ आदमी से पूछते हैं सर, ये इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी सर जो हमारे पास बेचने के लिए पड़ी हुई थी। पेएबल क्या होता है? पेबल जो हमने किसी से फायदा ले लिया और उसे पे करना है। रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल जो हमने कोई सर्विसेज दे दी और उनसे। इन तीनों को इकट्ठा करके एक नाम दें। तीनों को इकट्ठा करके एक नाम दें मुझे, जिसमें इन्वेंटरी भी आ जाए, पेएबल भी आ जाए, रिसीवेबल भी आ जाए। एक नाम बताएं। शुरू डब्ल्यू से होता है, उसके बाद वो भी आता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सबसे बड़ा काम ये है कि वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं। फिर इनका एक ये काम भी है कि ये पैसा जहां से सोर्स करना है, लोन की फॉर्म में लेना है, इक्विटी की फॉर्म में लेना है। अगर इक्विटी की फॉर्म में लेना है तो शेयर्स कौन से बेचने हैं, लोन लेना है तो कहां से लेना है। तो ये सारा काम किसका है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इनका जो रेलेवेंट मॉड्यूल बना होगा किसी भी ईआरपी सिस्टम में, उसमें ये सारे फंक्शंस आ रहे होंगे। पहला फंक्शन क्या है? इसका काम क्या होगा? टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या है? पेएबल एंड रिसीवेबल। थर्ड बजटिंग फोरकास्टिंग। चौथा टैक्स मैनेजमेंट। पांचवा उसकी रिपोर्ट्स, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप एक जगह पे ईआरपी डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि फाइनेंस मॉड्यूल में आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, आप बता देंगे? सिर्फ आपने ये ज़हन में लेके आना है कि उस डिपार्टमेंट का काम क्या क्या होता है। जब आपके ज़हन में वो डिपार्टमेंट के काम आ जाएंगे, उन्हीं को आपने सादे अल्फाज में लिख देना। अगला डिपार्टमेंट मेरे पास कौन सा आ रहा है? ह्यूमन रिसोर्स। शुरू करते हैं आपसे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है? एचआर क्या है? नहीं, इसका इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? ह्यूमन तो हमें पता है एक इदारे के लिए एक एसेट है, एक रिसोर्स है, बट ये इदारा करता क्या, या ये डिपार्टमेंट करता क्या? एम्प्लॉयज को क्या देखते हैं? पैरा लग रहे हैं आगे नहीं, ना क्या नहीं, कंगी की भी बात में नहीं की, जल छल लगाया नहीं लगाया नहीं, उसको उससे मैंने नहीं पूछना, आपसे पूछना। मतलब जो पेंशनर है उनके साथ काम करना है। मतलब स्टार्ट से आओ ना। सबसे पहला काम क्या होगा इसका? एम्प्लॉयज की सैलरी होगी। सबसे पहला काम क्या होगा? उनको इदारे में हायर करना। उनको इदारे में हायर करना। अगला काम क्या होगा उनका?
नहीं। हायर किया तो हायर किया तो सैलरी कहाँ से आई? सैलरी कहाँ से आई? रिकॉर्ड तुमने कहा हायर किया, आगे अब सैलरी कितनी दूं ये डिसाइड कब हुआ? इंटरव्यू तो वो काम किसका है? हाँ हाँ जी, सिलेक्शन करने का कौन सा हमें एम्प्लॉय चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। हाँ जी, चलो सैलरी साइड होगी, आगे चलो। अलाउंसेस जो साथ देने हैं, कितना कैश बोनस देना है, कितना उसको पेंशन देनी है, कितना क्रेडिट देनी है। हाँ जी, उसकी ट्रेनिंग्स के बारे में सोचना। हाँ, डिडक्शंस कितनी करनी, छुट्टियां कितनी कर रहा है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करना है कि वो रेगुलरली आ रहा है नहीं आ रहा, छुट्टियां कितनी कर रहा है। परफॉर्मेंस चेक करनी है और उनके साथ कितना है चेक करना है और किसको निकालना है और क्या डे लाने की जरूरत है। फ्यूचर में देखना है कि हमारा गैप किधर है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है और क्या हमें मजीद लोग चाहिए नहीं चाहिए, जो चाहिए उनको लेके आना। ले ऑफ्स, ठीक है। हाँ, पेरोल निकालना, ड्यूटीज को डिफाइन करना, उनकी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अब जरा पढ़े पढ़े शाबाश। पढ़े 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 पढ़े। इस चैप्टर की फायदे की बात यह है कि इसमें से आपको अक्सर चीजें बाय डिफॉल्ट आती हैं, तो ये कम टाइम में जल्दी कवर हो जाता है। हाँ हाँ जी, कहता जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑटोमेट्स द HR task. It handles employee record, payroll, processing, hiring and performance review. This helps इदारे को to track down staff की performance, identify workforce trend. What is workforce trend? एम्प्लॉयज आजकल किस तरह काम करना पसंद कर रहे हैं। देखिए पुराने वक्तों में क्या होता था, एम्प्लॉय आता था और रात तक बैठ के काम करता था। उसके बाद एम्प्लॉय ने 9 to 5 का टाइम अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे हफ्ते की ऑफ चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि यार आए क्यों, वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। फिर एक जगह पे फिक्स काम क्यों करें, टेम्परेरी काम, कभी किधर कभी किधर, ताकि हर जगह से पैसा और हम एक कंपनी पे डिपेंड ना कर रहे। तो उस ट्रेंड्स के मुताबिक देखना कि करंटली उनको कितनी लॉट चाहिए कितनी नहीं चाहिए। एंड मैनेज कौन सी ड्यूटीज, एडमिन की ड्यूटीज। अब ये पढ़ने की फंक्शंस जल्दी से। ऑनबोर्ड मींस कंपनी में इन करना, लेकर आना, ऐड करना, इंक्लूड करना, शामिल करना, अडॉप्ट करना, इनकॉर्पोरेट करना और ऑनबोर्ड करना। हाँ जी, कोई मसला? तो अब अगर आपसे पूछे कि जनाब आपने क्या 4 मॉड्यूल बनाना है तो उसमें कौन कौन सा फंक्शन होने चाहिए, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी, अनलेस कि आपको यही ना पता हो कि वो फंक्शन करता क्या है। पहला पेज ओके? ओके, किताब पे लिखने के मुझे पहला पेज आ गया, मुझे पहला पेज है। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो चैप्टर आपको तैयार हुआ होगा। अगला क्या है, ये क्या होती है, सप्लाई चेन क्या होती है? सर से पूछेंगे, हाँ सबसे पहले खड़ा हो गया था। सर इसका जैसा कि इसका नाम बता रहा है सप्लाई चेन के अंदर क्या होगा, हम परचेज से सेल के दरमियान का जो प्रोसेस होता है उसे सप्लाई चेन कहेंगे। और जो हम इन्वेंटरी ले रहे हैं और परचेज से सेल में, यस सर, यस सर, इन्वेंट्री लाने में, ठीक है। सप्लाई चेन में भी हम कहां से ले रहे हैं, इन कहां से हो रहा है, सेल्स कैसे हो रही है और ऑनवर्ड्स उसके क्या क्या मामलात हैं। हाँ जी, इसको कोई मजीद अगर डिफाइन कर सके। जी जी, भाई ने कहा डिलीवरी, ठीक है। और कोई उसको मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटर करना। भाई से पूछते हैं सप्लाई चेन के बारे में आपका क्या विचार है। जैसे भाई ने बताया सर, जो परचेज से लेके सेल्स के बीच में जो भी इन्वेंटरी, देखिए इन्वेंट्री को सिर्फ लेके आना या उसकी लॉजिस्टिक्स इज नॉट सप्लाई चेन। ये बात सुने गौर से, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो सप्लाई चेन को समझते हैं कि ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स है, सिर्फ ट्रैवलिंग है, कि आपने सप्लायर से माल पकड़ा और कंपनी तक ले दिया, ये है सप्लाई चेन, जी माल सप्लाई हो रहा। ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम ये होता है कि आप तलाश करते हैं कि ऐसा कौन सा वेंडर है जिससे मुझे माल खरीदना है, और उससे पहले आप ये तलाश करते हैं कि क्या आपको माल खरीदना भी है या नहीं। तो कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि क्या ये प्रोडक्ट की नीड अराइज हुई है या नहीं। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है तो आप उसको बाय आउट करेंगे। चलो मान लिया कर लिया तो क्या बिकेगा नहीं, ये सिर्फ आपके वेयर हाउस की होल्डिंग कॉस्ट को बढ़ा रहा होगा और कुछ नहीं कर रहा होगा। तो सप्लाई चेन ओरिजिनेट्स होती है सबसे पहले कि आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं। चलो मान लिया है,
उसके बाद क्या होता है, जो खरीदार है, जो कंपनी है, जो आपकी कंपनी है, वो देखती है कि मार्केट में कितने वेंडर्स अवेलेबल, उनसे रेट लेती है। इसको हम कहते हैं टेंडरिंग करना। क्या कहते हैं? टेंडरिंग करना। उनसे रेट लेती है और उनकी क्वालिटी को चेक करती है। फिर जो इनिशियल उसमें से चूज किए जाते हैं बेसिस ऑफ क्वालिटी, वो 4-5 नाम, फिर उनसे कहा जाता है कि आप हमें अपनी प्राइसेस को दोबारा से कोट करें, हम आपसे इतना माल खरीदना चाहते हैं होलसेल पे एट सेम क्वालिटी। फिर वो अपनी प्राइसेस को दोबारा से कोट करता है, फिर ऑक्शन होती है, एक बिडिंग का प्रोसेस चलता है, और फिर उनमें से एक सप्लायर फॉर द 3 years टाइम, 5 years टाइम, 7 years टाइम के 10 साल के लिए चूज किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म नहीं होता। और अगर उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो फिर इदारे को खदशा होता है कि अगर हम कहीं और से लेकर आएंगे तो क्या वो हमारी क्वालिटी को मीट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हमने कस्टमर के दिमाग में ना एक क्वालिटी बिठा दी होती, और अगर हम वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे तो कस्टमर हमारा फौरी तौर पे क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने मैकडॉनल्ड्स तो खाया होगा, उसकी चिप्स भी खाई होगी, वो आलू कहाँ से आता है? क्या मैकडॉनल्ड्स का मालिक सुबह सुबह सब्जी मंडी गया होता है? उसका मालिक गया होता, उसका तो चिप्स वाला वो है ही नहीं सही। इनके आलू कहाँ से आता है? गूगल करें कहाँ से आता है, करें देखें जरा, पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स अपने आलू कहाँ से करता है? करें, सर्च तो करें, सर्च तो करें, सर्च करने की आदत अपनाया करें, तकरीबन इतना सही होता है, बताता हूँ। नहीं लोकल से नहीं आता है, नहीं, किसी को नहीं मिला। अप्रूव कौन से? हाँ क्या क्या क्या, एक बंदा, कितने बंदे? और अगर आपको शायद नहीं याद हो या ना हो, एक टाइम पे ये आलू शॉर्ट हो गया था, तो इन्होंने कंपनसेट करने के लिए आलू की बजाय किसी को आइसक्रीम दे रहे थे, किसी को ड्रिंक एक्स्ट्रा कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, चाहे आप यहाँ वाला मैकडॉनल्ड्स खाएं, चाहे आप बाहर जाके खाएं, आपको टेस्ट में बहुत ही लाइट सा फर्क मिलेगा। ये पावर है सप्लाई चेन की, क्योंकि जब एक कस्टमर को आदत पड़ गई ना, वो फिर आपके पास ही आएगा। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वेंडर लॉक इन स्ट्रेटजी, कि जब आपके पास एक वेंडर पक्का हो गया कि जनाब मैंने यहीं से माल खरीदना है, तो फिर वो महंगा भी दे तो आप कहीं और शिफ्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी के पैसे पे कर रहे होते हैं, आप वैल्यू के पैसे पे कर रहे होते हैं, चीज के तो कर ही रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो किसके होते हैं? क्वालिटी के और किसके? वैल्यू के। It optimizes the movement of materials, information, ensuring timely delivery and reducing the disruptions. तो सबसे लास्ट पॉइंट इसका पहले वेंडर मैनेजमेंट, उससे ऊपर जाए शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, कितने टाइम में डिलीवरी हो जाएगी, कितने टाइम में प्रोडक्शन से माल आगे आ जाएगा, सब चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। और अगर ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन ना हो तो आपका कस्टमर आपके पास ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रहेगा। उसके ऊपर क्या है, हर वक्त आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप अपने नीड्स को पूरा कर सकें। और उसके ऊपर क्या है? प्रोक्योरमेंट। तो बाय डिफॉल्ट सप्लाई चेन में शामिल क्या हो जाती है? परचेज डिपार्टमेंट। बाय डिफॉल्ट सप्लाई चेन में कौन सा डिपार्टमेंट फॉल कर जाता है? परचेज डिपार्टमेंट। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इनका क्या काम होता है? कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाना, ताकि कस्टमर किसी और के पास डाइवर्ट ना हो। देखिए, एक तो वो कस्टमर है जो कि आपका बन चुका है, और एक वो कस्टमर जो कि अभी आपका बन रहा है या बनना चाहता है। उसको हम एक नाम देते हैं लीड्स का। लीड क्या नाम देते हैं? लीड मींस कि उसने इंटरेस्ट शो किया कि वो आपसे माल खरीदना चाहता है। अब अगर इंटरेस्ट शो करने के बाद आप उससे राब्ता ही ना करें तो शायद वो आपको बोल के कहीं और से माल खरीद के चला जाए। तो आपको उससे कांस्टेंट राब्ता रखना जरूरी है। और राब्ता रखने के लिए आप एक ऐसा नुमाइंदा चूज करेंगे जिसकी बात करने में शगुफ्तगी हो, शाइस्तापन हो, जुबान उसकी मीठी हो। एक दफा क्या तुम कहना पहले कुछ और चाह रहे थे, बाद में हमने बात कुछ और कर दी। तो नॉर्मली यहाँ पे वो कस्टमर्स जो कि किस में फंसे हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना होता है, यानी कि लीड्स को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर?
सेल्स के अंदर। और जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ भी आपने क्या करना है, इंटरेक्शन। क्योंकि देखें नया तो आ ही गया, जो पुराना है उसको भी तो क्या करना है, रिटेन करना है। और वो रिटेन कब होगा, जब आप उसको वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देसी मिसाल दूं? नहीं, देसी मिसाल सुना, कोई बच्चा जब नया नया पीआरसी में आता है ना, बड़ा खुश हुआ है, तो फ्रंट ऑफिस का उसके साथ बात करने का तरीके का ही फर्क होता है। और जब एक बच्चा पीआरसी पढ़कर कैफ में आ चुका होता है, तो अब रोल फ्रंट ऑफिस का नहीं है, अब रोल फ्रंट ऑफिस का नहीं है, क्योंकि अब वो बच्चा मैच्योर हो गया। अब रोल किसका है, क्लास में खड़े हुए टीचर्स का है कि वो कितने बच्चों को रिटेन कर पाते हैं, कितनों को नहीं कर पाते। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, उनको हर वक्त सपोर्ट प्रोवाइड करें। मार्केटिंग कैंपेन्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग करें, उनके शहरों में जाएं, सेमिनार्स करें, एवी उनको कभी ना कभी कोई चीज फ्री में दे दें। यूट्यूब पे लेक्चर से मैं कहने कुछ और जा रहा था, जैसे नहीं कस्टमर आपको वो मिलता की चेन, कभी कोई पेन दे दिया, उसका खर्चा बहुत कम होता है, बट हाँ कैलेंडर दे दिया, उस बंदे के जहन में एक इम्पैक्ट आता है कि यार ये मुझे वैल्यू कर रहा है, ये मुझे लेग पीस वाली बिरयानी खिला। अच्छा वो अपना लगे हुए हैं मुझे क्या बताऊं, क्या सप्लाई चेन, एक लेकर आया था, फिर एक छीन रहा है, एक दूसरे को दे रहा है। अच्छा आगे आते हैं, आगे क्या, बैठ जा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी कि डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है, एंड से पूछते हैं। हाँ चलो अब तो बता दो ये क्या काम करता है, कोई भी बता दे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम ये है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ऑर्डर किस चीज का है, हमारे पास उतने ऑर्डर को मीट करने के लिए मशीनरी मौजूद है या नहीं, लेबर मौजूद है या नहीं, रॉ मटेरियल मौजूद है या, इन शॉर्ट एफओपी। एफओपी क्या होता है, को पढ़ के बैठे हुए हैं। एफओपी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है या नहीं। उसके बाद इन्होंने देखना है कि मशीनरी में कोई फॉल्ट तो नहीं, कितना ऑयल कंज्यूम कर रही है, हमारे पास स्टाफ ट्रेन है या नहीं है। फिर अपनी क्या करें, प्रोडक्शन को स्केड्यूल करें टाइमली बेसिस के ऊपर कि सुबह के टाइम क्या बनेगा, शाम में और रात में। कैपेसिटी प्लानिंग करें कि हमारी एसेट्स इतनी है कि मशीनरी इतनी है कि हम सारी प्रोडक्शन उससे निकाल सकें, और अगर ना हो तो फिर एक मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होती है कि हम खरीदें या रेंट पे लें। और अगर एक चीज हमारा नॉर्मल पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है तो हम उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। फिर उसकी क्या करनी है, क्वालिटी कंट्रोल एंड उसकी एसेट्स की मेंटेनेंस। अब आप रीड कर सकते हैं। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें जनरल बातें बहुत ज्यादा। याद है जब हो गया। अच्छा अगला क्या है, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस, इनका क्या काम होगा। इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को एक सेकंड, कॉस्ट पड़ी है, कॉस्ट में इन्वेंट्री पर सारी बातें हुई हैं। पहला काम इन्वेंट्री को ट्रैक करें, कितनी हमारी इन्वेंट्री है, मजीद कितना सेल हो सकता है, कितनी कम होगी तो हमने रीऑर्डर करना है किसको, सप्लायर। ऑर्डर फुलफिलमेंट, जब इन्वेंट्री आती है उसको देखना है कि वो ठीक क्वालिटी की है या नहीं है, फिर उसको जाके गोदाम में सेट कर देना। वेयर हाउस
ऑप्टिमाइजेशन, अपने वेयर हाउस को भी ऑप्टिमम तरीके से मेंटेन करना, इन शॉर्ट इन्वेंट्री बिखरी भी ना पड़ी हो, डिमांड को साथ साथ फोरकास्ट करना। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग हमेशा किसकी बेस पे होती है? पास्ट डाटा। पास्ट का दूसरा नाम क्या होता है? हिस्टोरिकल डाटा। अच्छा, फिर नीचे आ जाए तो हमारे पास आता है एक और डिपार्टमेंट, कौन सा? प्रोक्योरमेंट। ये क्या होता है? परचेज डिपार्टमेंट। अब सुनो, परचेजिंग दो तरीकों की होती है। एक होती है परचेजिंग रॉ मटेरियल की, अगर आपकी फैक्ट्री ने खुद से प्रोड्यूस करना, वो चली जाती है सप्लाई चेन में, ठीक है। फिर एक परचेजिंग होती है कि आपने बना बनाया सामान खरीदना है, उसको बेचना है, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, वो भी किस में जा सकती है? सप्लाई चेन में। एक परचेजिंग होती है कि आपने कंपनी के लिए एसेट्स बाय करना है, आपने एसी खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, पंखे खरीदने हैं, एलईडी खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, कुर्सियां खरीदनी है, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। इसमें फर्क सीख लें, पढ़ लें, उसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं लिखी, एकदम रीड करें जरा, प्रोक्योरमेंट एकदम रीड करें। आजा आजा, वो नहीं बेटा तेरा दोस्त, कोई बात। आज हो गया प्रोक्योरमेंट। नीचे वाला क्या है? प्रोजेक्ट, वो सप्लाई चेन में चला गया। अच्छा, ये क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एसबीआई वाले एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, नया, लेट्स से एसबीआई वाले एसीसीए शुरू करना चाहते हैं। कुछ और करना चाहते क्या? बिरयानी बेचना शुरू करना है, तो एसबीआई वाले एसीसी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एसीसी स्टार्ट करने के लिए उनको डिपार्टमेंटल हेड चाहिए होगा, तो उसको हम नाम दे देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का। उसको हम नाम दे देंगे क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर का। और उसके जिम्मे कुछ टास्क लगा देंगे। वो टास्क क्या होंगे? कि तुमने अपने अंडर एक टीम बिल्ड करनी है, जिसमें मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए, सेल्स वाला बंदा चाहिए, फ्रंट ऑफिसर चाहिए, एडमिशन डिपार्टमेंट में कुछ लोग चाहिए, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए लोग चाहिए, कस्टमर को हैंडल करने के लिए कुछ लोग चाहिए, ताकि जो कस्टमर पूछ के जा रहा है, इंक्वायरी लेके जा रहा है, वो एडमिशन भी करवाए। ये ना हो कि तुम लोग सिर्फ इंक्वायरी देते रहो, एडमिशन वो किसी और कॉलेज में करवा ले। अगेन लीड को किसमें कन्वर्ट करना है? सेल्स में। फिर उन क्लासेस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ आईटी से लोग चाहिए, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज, सब कुछ आ गया, बच्चे भी आ गए, मगर क्या रह गया? फैकल्टी रह गई, उनको भी हायर करना है, अपॉइंट करना है। फिर सेशन एंड के ऊपर इससे पूछा जाएगा कि भाई क्या खोया क्या पाया, हमने तुम्हें जो बजट दिया था, क्या तुमने उतने ही बजट के अंदर ये सारे काम कर दिए? हमने तो जो तुम्हें टाइम अलॉट किया था, क्या उतने ही टाइम में तुमने क्लासेस पूरी करवा दी? क्या बच्चों के पेपर ठीक से हो गए? क्या बच्चे पास हो गए? ये सारा काम किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर का। सारी जिम्मेदारी किसकी है? उस अकेले बेचारे प्रोजेक्ट मैनेजर की। पढ़े जरा, 3 लफ्ज लिखे हुए हैं, पेट, प्लान, एग्जीक्यूट एंड ट्रैक। पेट, प्लान, एग्जीक्यूट एंड ट्रैक। आगे बढ़े। इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, बजट्स, टाइमलाइंस एंड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, इंश्योरिंग कि वो कंप्लीट हो जाए विद इन टाइम एंड एलोकेटेड बजट। ये बहुत जरूरी है। एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की पहचान यही है कि वो टाइमली खत्म कराए और बजट के अंदर रहते हुए खत्म कराए। फैलाना बड़ा आसान है, समेटना मुश्किल है। ये पढ़ ले। पढ़ परेशानी मुश्किल। अच्छा, ये जब आप लोग अब किताब से याद करेंगे ना, तो इसके ऊपर आपने अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इसको उधर लिख लें, इट इज ऑफ मीडियम इंपॉर्टेंस। मैंने वो स्लाइड बनाई नहीं हुई, तो इस पे लिख लें, नहीं इसकी नहीं बनाई हुई, इसकी लिख लें, इट इज ऑफ मीडियम इंपॉर्टेंस। कौन सी? मीडियम इंपॉर्टेंस। ये सारे ये सारे मॉड्यूल्स हैं। एचआर का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग हो गया, सप्लाई चेन का अलग हो गया। अब जब ये सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे होंगे, हाँ, यस, डन। ईआरपी में सारे मॉडल्स इकट्ठे काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है कि इदारा कौन सा। बट अगर आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो ऑफ द शेल्फ मिलता है, बना बनाया मिलता है।
तो आप उसमें कस्टमाइजेशन कुछ हद तक करवा सकते हैं, मगर कुछ ERP ऐसे हैं जो कि आप खुद से जनरेट करते हैं, तो उसमें आप अपने पसंद से जो आपको चाहिए बस उसको इन कर लें, बाकियों को लेने की जरूरत नहीं। अच्छा सुने, आगे क्या है, ERP इम्प्लीमेंटेशन साइकिल। इसको जरा फिलहाल स्किप करते हुए आगे भागते हैं, इसमें तो आप वापस आएंगे। बेनिफिट्स ऑफ ERP सिस्टम। पहला बेनिफिट क्या है, क्या मतलब, एक अच्छा ERP डाटा को ज्यादा क्या रखता है, एक्यूरेट एंड अप टू डेट। सेकंड क्या है, इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, किसके बीच में, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तीसरा क्या है, फास्टर, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक्यूरेट है, रियल टाइम है और सब डिपार्टमेंट से आ रही है, तो आपके फैसला करने की ताकत बढ़ जाती है। नीचे क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी, कैसे, वेल मैनेज डाटा, जब आप ज्यादा इंटीग्रेशन के साथ काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस, कैसे, कहते हैं जी ERP सिस्टम स्टैंडर्डाइज एंड ऑटोमेट्स वर्क फ्लोज अक्रॉस द कंपनी, जिसकी वजह से जो डेली के ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। कंप्लायंस स्ट्रॉन्गर हो जाती है, इसके ऊपर ऑडिट करना बड़ा आसान होता है क्योंकि सारा डाटा एक जगह पे आ गया, सारा डाटा एक जगह पे आ गया। एक वर्ड होता है, आप लोग पढ़ेंगे बड़े होके, कैट्स। क्या होता है, क्या होता है, कैट बोले तो बिलियन, म्याऊ म्याऊ करती नहीं, ये कैट का स्पेलिंग और है, ये CEED कैट है, कंप्यूटराइज्ड एडेड ऑडिट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड एडेड ऑडिट टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम क्लाइंट के ERP में इंस्टॉल कर देते हैं, तो क्लाइंट की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ऑडिटर उसको ट्रैक करता रहता है साथ साथ, जिससे जब ऑडिट करने के लिए पहुंचता है ईयर एंड पे तो उसको कम एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरे साल उनको क्या कर रहा होता है, साथ साथ ट्रैक डाउन कर रहा होता है। खैर वापस आते हैं, स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस, किस चीज की, कंप्यूटराइज्ड एडेड ऑडिट टेक्नोलॉजी। हाँ, स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस के बाद क्या है, इजी स्केलेबिलिटी, आप अपने ERP को कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एनहांस्ड कस्टमर सर्विसेज, लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग। अगेन ये लंबे चौड़े से फायदे लिखे हैं, इसमें से सारे याद नहीं करने, कोई से 6 अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत, कोई से 6, इवन आप एक को तोड़ के भी 2 बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। ये सेल्फ है, ये रटा लगाने की जरूरत, बल्कि इस चैप्टर में कुछ भी रटा लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाए, टाइप्स ऑफ ERP, टाइप्स ऑफ, पहला टाइप क्या है, तो दूसरी कौन सी होगी, तो तीसरी कौन सी होगी, तो ये पहले भी कहीं पढ़ा, कहां पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस में पढ़ा है, फिर क्लाउड के अंदर हम लोगों ने देखा। तो ऑन प्रेमिसेस ERP वो है जिनका सर्वर क्लाइंट के पास पड़ा हुआ, जिनका सर्वर क्लाइंट के पास, उसके इदारे में ही, उसकी बिल्डिंग में ही पड़ा हुआ है। तो इसका फायदा क्या होगा, उसको सारा कंट्रोल उसके पास। नुकसान क्या होगा, मैनेजमेंट भी उसकी, कॉस्टिंग भी उसकी, और सर्वर लेके आना उसकी कॉस्ट भी इसकी अपनी होगी। तो अगर हम ऑन प्रेमिसेस की बात करें तो वो कहता है कि ये ERP सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है ऑन सर्वर्स लोकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल फिजिकल प्रेमिसेस, उसकी 4 दीवारी में रखा जाता है। दिस टाइप ऑफ ERP गिव्स बिजनेस फुल कंट्रोल ओवर देयर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इसमें नॉर्मली मैं डाटा कौन सा रखता हूं, सेंसिटिव या सेंसिटिव। अब जरा इसका की फीचर्स पे आ जाए। डाटा का कंप्लीट कंट्रोल किसके पास है, कंपनी के पास, क्योंकि वो पड़ा भी कहां पे है, इदारे के अंदर पड़ा है। चूंकि वो हमारा अपना है, ऑन प्रेमिसेस, तो मैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकता हूं, मगर इसकी अपफ्रंट कॉस्ट है। अपफ्रंट कॉस्ट मींस उसको खरीदने की कॉस्ट है, मेंटेन करने की कॉस्ट है, उसके हार्डवेयर की कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, लाइसेंस की कॉस्ट। और इसके लिए IT भी मुझे क्या चाहिए, तगड़ी इंटेंसिव IT चाहिए। क्या चाहिए, इंटेंसिव। जो मेरी IT टीम है वो इस काबिल हो कि वो उसको हैंडल कर सके, मुझे उसको ट्रेन भी करवाना, या ट्रेंड लोग देकर आने, या एग्जिस्टिंग को क्या करना है, ट्रेन करना। तो फायदे क्या क्या है, डाटा सिक्योरिटी किसकी है, हमारी। कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, हाँ जी करवा सकते हैं, और नेट के ऊपर हमें रिलाय करने की जरूरत नहीं। और नुकसान क्या, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमारी अपफ्रंट कॉस्ट क्या है, ज्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी, अब हमारी। और इसको स्केल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी अपफ्रंट कॉस्ट क्या है, ज्यादा, तो इसको बढ़ाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता। फिर नीचे आ जाए, नीचे क्या लिखा हुआ है, उसी को रिवर्स करते हैं। उसी को क्या करना है, अब जरा पढ़े खुद ही, मैं नहीं पढ़ा, पढ़े जरा खुद ही।
ये सारी बातें पढ़े, खुद ही मुझे बताइए एक लाइन ऐसी जो कि आपको ना आती हो। पढ़े जरा, पढ़े 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 पढ़े, शाबाश। सर क्लाउड स्टोरेज की कॉस्ट एफिशिएंट किस वजह से? क्योंकि इसमें कोई फिजिकल एसेट नहीं है, वो शेयर्ड है, वो शेयर्ड है। जैसे आप अपना एक जाती जीपीटी लो, अपना जाती जीपीटी कितने का आएगा? नहीं है पर मंथ उसकी शायद 6,000 रुपया पर मंथ, तो साल में कितना हो जाएगा? 700,000। ये आप अपनी जेब से पे कर रहे हो। अच्छा, एक कंपनी है जिसने जीपीटी का एडवांस वर्जन लिया हुआ है 50,000 रुपये वाला, और वो इससे 15 लोगों को एक्सेस देती है, ठीक है? तो डिवाइड करना 50 को, नहीं चलो सिंपल कर लेते 10 कर देते हैं। पर हेड कॉस्ट कितनी आई? 5,000, ठीक है? यहाँ पे कितनी आ रही थी? तो ये शेयर्ड से हमेशा आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और दूसरा, लिया किसने? उन्होंने। लेने की कॉस्ट किसको आई? उनको आई। मेंटेन कौन करेगा? वो। इस केस में मेंटेन कौन कर रहा है? आप खुद। बैकअप कौन ले रहा है? आप खुद। जिम्मेदार कौन है? आप खुद। उस केस में सरदर्द किसकी है? उनकी। तो ये फर्क होता है। एक दफा इसको रीड कर लें तसल्ली के साथ। क्या एक्यूरेसी उसके साथ साथ ही बढ़ रही है? ये मैंने सारे यूज किए हुए हैं, मगर मुझे सब में सही बताऊं तो कभी कोई खास फर्क समझ नहीं आया। सारे एक ही जैसे हैं। वो तो बहुत ही सही है, बस फर्क ये है कि फ्री वाले में वो कम है। नहीं, एक्यूरेसी भी मोर और लेस बराबर। असल में ना ये कभी कभी अपने मूड पे डिपेंड करता है। सेम प्रॉम्प्ट आप उसको डिफरेंट चैट्स में दें, वो डिफरेंट आपको आंसर देगा। सेम प्रॉम्प्ट, तो ये मूडी है। क्या मैंने सबको कहा था कि वो पढ़ना है, शायद मेरा टास्क इस चीज का दिया हुआ है। हाँ क्या क्लाइंट मीन्स वो इदारा, हम उसके क्लाइंट जिससे हम ले रहे हैं। पढ़ लिया? चले आगे। कोई मसला है तो बताएं भाई। स्केलेबल है ये नहीं है? स्केलेबल है। अपफ्रंट कॉस्ट लो है। अपडेट्स की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी। मेंटेनेंस कौन करेगा? वो। और फायदा क्या है? हम इसको कहीं भी एक्सेस, कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल है। फ्लेक्सिबल एक्सेस है, बिल्कुल है। इंप्लीमेंट भी फास्टर हो जाता है, लाओ और लगा लो, प्लग इन कर लो। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, ये फायदा भी और ये नुकसान भी। डेटा सिक्योरिटी, यहाँ पे आप सेंसिटिव डाटा नहीं रख सकते, और इसकी कस्टमाइजेशन भी नॉर्मली कम है। क्यों? ये सास है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और जो ऊपर वाला था ये कौन सा था? ये पास है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और आप अपना ईआरपी खुद क्रिएट कर ले, सारा का सारा अय्यास। अच्छा, फिर एक तीसरी किस्म भी होती है, वो कौन सी? हाइब्रिड। दोनों का मतरंजन, मीठे चावल भी आ गए और फीके चावल भी आ गए। तो इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ दोनों को मिक्स कर देना। पढ़े जरा ये पूरे पैराग्राफ। जिंदगी को आसान बनाए। अक्सर हैबिट स्मॉल होता है, मगर बड़े इदारों में। तो हाइब्रिड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड ईआरपी सॉल्यूशंस। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं। इसकी अपफ्रंट कॉस्ट ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है, मीडियोकर है। सिक्योरिटी भी मीडियोकर, इसमें सब कुछ क्या है? मीडियोकर, इन बिटवीन, एक से कम और एक से ज्यादा। तो खैर ये आपने सिर्फ उसको रीड करना है और कुछ नहीं करना। की कंसिडरेशंस व्हाइल चूजिंग एन ईआरपी सिस्टम। अच्छा, ऊपर तक वापस आते हैं, एक सेकंड। इसको आप दे दें, टाइप्स को लिख दें मीडियम, और बेनिफिट्स को लिख दें लो, क्योंकि ये आप खुद भी लिख सकते हैं। बेनिफिट्स लो है और टाइप्स क्या है? मीडियम। क्या हो गया? मैं वही तो लिखवा रहा हूं, इसमें बनी नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद
की कंसिडरेशंस जब आपसे कहा जाए कि आप एक ईआरपी को चूज करें। अब ये सवाल आ सकता है कि आप एक कंसल्टेंट है, आपको कहा गया है कि जनाब आपने कंपनियों के लिए ईआरपी को चूज करना है, सीईओ को समझ नहीं आ रही है, आपको बुलाया कि आओ और आके मेरी मदद करो, और आगे मेरी मदद करो। तो अब आपने कौन सी बातों को ध्यान में रखना किसी के लिए ईआरपी रिकमेंड करने में। ये ना छोटे होते होता था कि जब ये कंप्यूटर नए नए आए थे ना, तो बहुत सारे लोग ना एक्सपर्ट बन गए थे एकदम से रातों रात। वो जाके मशवरे देते थे कि यार तुम ये वाली रैम लगा लो, ये वाला प्रोसेसर लगवा लो, डब्बा इस तरीके से बाय कर लो, कीबोर्ड वहां से ले आओ सस्ता पड़ेगा, स्पीकर ऐसे होने चाहिए, माउस यहाँ से ले आना। उस टाइम पे माउस भी होते थे जिसके गेंद होता था, आप लोग तो शायद मैंने देखे हो, बॉल होती थी। तो खैर उसी तरीके से कुछ ऐसे सियाने लोग हैं जो आपको बताएंगे कि हमें ईआरपी को चूज करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब मजे की बात है कि सारी बातें रिपीट करेगी किताब। पहला पॉइंट क्या है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, क्या आप उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं या नहीं। कस्टमाइजेशन क्या है, कि आप उसको टेलर्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आप जरा मुझे बताइएगा स्केलेबिलिटी किस में ज्यादा है, ऑन प्रेमिसेस के क्लाउड? क्लाउड में ज्यादा है। कस्टमाइजेशन किस में ज्यादा है? बस ये लिख लें, लिख लें। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन एंड कैपेबिलिटी। एपीएस क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये दो एप्लीकेशंस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा ईआरपी जुड़ना चाहिए किसके साथ, सीआरएम के साथ और कंपनी में अदर अकाउंटिंग टूल्स के साथ। तो ऐसा ईआरपी बाय करें जिसमें ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ऐसा बाय करें जिसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। और ना सिर्फ इंटीग्रेशन बल्कि जो डाटा कहां पे पड़ा है, लेगेसी सिस्टम में, पुराने सिस्टम में पड़ा है, वो नए सिस्टम में डाटा फेच भी कर सके ताकि आपका डाटा लूज ना हो। तो ये ऑप्शन फिजिकल में भी होनी चाहिए और क्लाउड में भी होनी चाहिए। नीचे क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट एंड ओनरशिप। सर किसकी कॉस्ट ज्यादा है, अपफ्रंट कॉस्ट ओन की, और किसकी कम है, यही बताना। जब आप फैसला कर रहे हो तो देखिए कि अगर तो आप इनिशियल कॉस्ट वाइज सोच रहे हैं तो हमेशा कॉस्ट किस में ज्यादा आएगी, ऑन प्रेमिसेस की। हार्डवेयर की कॉस्ट भी है, लाइसेंस की कॉस्ट भी और सेटअप फीस भी है। ऑनगोइंग कॉस्ट जो बार बार मेंटेनेंस है वो किसके ऊपर पड़ती है, ऑन प्रेमिसेस में अपने ऊपर पड़ती है। और ट्रेनिंग भी हमने ही करवानी है अगर हम ऑन प्रेमिसेस ले रहे हैं तो। और अगर दूसरे वाला है तो ये सारा खर्चा हमारा नहीं है, उसका हम सिर्फ मंथली उसको रेंट पे कर रहे हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं या लाइसेंस फी भी कहते हैं। अच्छा, वेंडर सपोर्ट किस में ज्यादा है, क्लाउड में ज्यादा। अपडेट्स क्लाउड में, मेंटेनेंस क्लाउड, मेंटेनेंस अगर तो वो हमें दे रहे हैं। तो अब अगेन टॉपिक छोटा है मगर बातें क्या करता है, रिपीट करता है, तो इसको आप लो इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। लो इंपॉर्टेंस, कौन सी इंपॉर्टेंस, लो इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। हो गया। अच्छा, उसके बाद आए क्या चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस। सर पहला चैलेंज क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्लाउड। चैलेंज क्या है, हाई कॉस्ट। तो उसका ऑप्शन क्या है, या तो आप क्लाउड पे चले जाएं, या अगर आप क्लाउड पे नहीं जाना चाहते तो हाइब्रिड कर सकते हैं, या इवन ऑन प्रेमिसेस में भी आप देखेंगे आपको कौन से मॉड्यूल्स की जरूरत है। क्योंकि आपको याद हो तो ऑन प्रेमिसेस ज्यादा कस्टमाइजेबल है, ऑन प्रेमिसेस क्या है, ज्यादा कस्टमाइजेबल। तो जो मॉड्यूल्स आपको नहीं चाहिए उनकी कॉस्ट क्यों बर्दाश्त करनी, उनकी कॉस्ट क्यों बर्दाश्त करनी, आप उनको निकाल दें, उनको ऐड ना करें। जब ऐड नहीं करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, जब पैसा कम होगा तो आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। फिर देखें कि इदारे में कितने लोग ट्रेंड है, क्या सबको एक्सेस होनी चाहिए, नहीं। नॉर्मली किसके पास हो, गिने चुने 5 लोगों के पास हो, या हर डिपार्टमेंट में से एक सीनियर बंदे के पास उसकी एक्सेस हो और किसी के पास ना हो। तो उससे लाइसेंस कॉस्ट कम, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूजर के लिए एक इंडिविजुअल लाइसेंस होगा और उस इंडिविजुअल लाइसेंस की इंडिविजुअल क्या होगी, कॉस्ट, उसका एक अपना जाती खर्चा होगा। सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ ईआरपी ऐसे होते हैं जो कि, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नए सिस्टम्स के ऊपर, नए ईआरपी को शिफ्ट होने से घबराते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उनके साथ अच्छे से बातचीत की जाए, उनको समझाया जाए, कम्युनिकेट किया जाए कि भाई इसके आने के बाद तुम्हारी नौकरी को खतरा नहीं है, अनलेस कि तुम अपने आप को ट्रेंड नहीं करो।
तो तुम्हें बस किसी से गुजरना है, ट्रेनिंग से गुजरना, ताकि तुम इस चीज को यूज करने के काबिल बन जाओ, कंपनी के खाते पे आएगी। देन डाटा माइग्रेशन, कुछ डाटा जो कि आपके लेगेसी में पड़ा, अक्सर मसला आता है उसको माइग्रेट करने में, ओल्ड से किस में लेके आने में, न्यू में। एक वर्ड होता है DTW, DTW, डाटा ट्रांसफर वर्क बेंच। वो मैं कौन में लिख देता हूं, डाटा ट्रांसफर वर्क बेंच, DTW। ये नॉर्मली यूज होता है एक्सेल के डाटे को ERP में ऐड करने के लिए, एक्सेल के डाटा को किस में ऐड करने के लिए, ERPs में ऐड करने के लिए। फिर एक मसला होता है कस्टमाइजेशन का। तो कौन कस्टमाइजेशन देता है, ऑन प्रेमिसेस के क्लाउड, ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस आपको ज्यादा कस्टमाइज करने की ऑप्शन देता है। और सेकंड मसला क्या है, इंटीग्रेशन। इसका क्या है सॉल्यूशन, क्या आप टूल्स यूज करें लाइक API। फिर अचानक से किताब को याद आया कि मैंने ये बात तो बताई नहीं, ERP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड सर्विस इंडस्ट्री। तो एक टॉपिक दिया हुआ है छोटू सा, ये पढ़ लें, सेहत के लिए अच्छा है। जल्दी से सिर्फ रीड करना, सिर्फ जल्दी से रीड करना और कुछ नहीं करना। करिए मुझे बताएं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ये बैंक्स के साथ कैसे जुड़ेगा ERP, उसका जिक्र है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ERP को, आपने से मुराद है कि बैंक्स अगर अपने ERP को जोड़ना चाहते हैं किसके साथ, बैंक्स में क्या, CBS। चले पढ़ते हैं। कहते हैं जी, इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री ERP सिस्टम्स इंटीग्रेट की बैक ऑफिस फंक्शन लाइक फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड कंप्लायंस। देखिए पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द बैक ऑफिस फंक्शन, क्या होता है बैक ऑफिस। ये भाई से पूछना, बैक ऑफिस क्या होता है। सर बैंक ऑफिस फंक्शन, हाँ जी, तो जैसे बैंक बंद हो जाती है ना, अच्छा। उसके बाद बैंक अपने जो चेक्स वगैरह जब क्लियर करते हैं, सारी जो चीजें होती हैं जो बैंक पे हो रही होती है, जैसे पेपर हमें तो नजर आ रहा है बना बनाया, उसके पीछे जो सारी वर्किंग हुई किसने बनाया है, तो उसमें बैंक बंद होने का वेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो डेली डिस्ट्रिक्ट डेट ट्रांजैक्शन नहीं है ना। सारी बात ठीक है, बस उन्होंने बैंक जो बंद कर दिया ना, वो मसला है। और कोई एग्जांपल, वो क्या बनाया ना, जैसे पेपर बन रहा है, हमें तो पेपर बन के सामने आया तो लेकिन बैक एंड पे बनाया किसने है, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल। गुड। बैक ऑफिस क्या है, जैसे आप एक मूवी देखते हैं सिनेमा में जाके, एक ड्रामा देखते हैं टीवी पे, आपको फ्रंट पे नजर क्या आता है, एक्ट्रेसेस, हीरो, हीरोइन और इंसान, किरदार जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये है फ्रंट ऑफिस। देखिए कॉलेज में भी सबसे पहला जो ऑफिस है वो कौन सा होता है, फ्रंट ऑफिस। के आप आके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। कॉलेजेस तो फ्रंट ऑफिस के नाम पे एडमिशन करके बैठ जाते हैं, पीछे परफॉर्म कौन कर रहा होता है, फ्रंट ऑफिस वाला, टीचर। तो जो क्रिटिकल लोग होते हैं वो हमेशा कहाँ पे होते हैं, बैक ऑफिस में, वो फ्रंट ऑफिस में नहीं होते। समझ आई, जो क्रिटिकल लोग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बैक ऑफिस। अब इस क्लास में मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, जैन क्रिटिकल है। ये छोड़ के चला जाए रिकॉर्डिंग, कौन करेगा रिकॉर्डिंग, मैं। तो हर इदारे में एक फ्रंट ऑफिस है और एक बैक ऑफिस है, और इवन बैक ऑफिस के अंदर भी कुछ मजीद बैक ऑफिस हैं जो कि पूरे उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पूरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। मैं ना हूं तो ये बेकार है, ये आए और मैं ना हूं तो कॉलेज बेकार। तो वो कहता है कि आपको अपने ERP को अगर इंटीग्रेट करना है लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, बैंक्स अगर
प्रिक्योरमेंट के साथ, और देखिए बैंक्स के अपने सिस्टम्स होते हैं, बैंक किसी चलते फिरते ईआरपी पर डिपेंड नहीं करता। उनके लिए क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम्स। अगर इन्होंने ईआरपी ऐड ऑन करना है तो वो उसको जोड़ेंगे किसके साथ, अपने कुछ की परफॉर्मेंस फंक्शंस के साथ, और उसको क्या बनाएंगे, रियल टाइम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि देयर शुड बी सम इंटीग्रेशन, देयर शुड बी सम इंटीग्रेशन बिटवीन ईआरपी एंड सीबीएस। उनके पास जो चलता हुआ सिस्टम है वो कौन सा है, सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम्स। हमारे पहले ज्यादा सारे जो फिजिकल है वो तो ऑन प्रेमिसेस ही है, बट जो मोबाइल ऐप्स हैं वो ऑफ द लाइन है। तो ईआरपी क्या करता है, मैनेजेस बैक ऑफिस फंक्शंस लाइक फाइनेंस, कंप्लायंस एंड स्ट्रेटजी। तो ईआरपी फ्रंट रोल भी है और ईआरपी बैक एंड के ऊपर भी आपको सपोर्ट करता रहता है। तो अगेन ये लो लेवल पे जा सकता है, और ये जो चैलेंजेस हैं ये मॉडरेट लेवल पे जा सकते हैं। अब पूरे चैप्टर में अभी तक हमने कोई इंपॉर्टेंट बात की, कोई टॉप वाली बात की, अब आ रही है, क्या आ रही है, आजा 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 जल्दी आजा। ऊपर वाला मीडियम है, नीचे वाला लो था, वो मीडियम है, चैलेंजेस मीडियम है। अच्छा जी, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल। करनी ब्रेक 5 मिनट की, नहीं सिंबॉलिक ब्रेक कर ले। कितने बजे है, 1 बजे, बहुत टाइम है, 45 पे है, चलो 1 तक तो आप जा सकते हो ना, ठीक है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल, स्टेप 1 लिखे देना, स्टेप 1। इसके लिए एक कागज खोल लीजिएगा। स्टेप 1, खोलिए। हाँ जी, कितने बजे, वो 1 बजे बस स्टार्ट नहीं होती, इतना तो मुझे भी पता। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल, सुन के चलते हैं, करने दे। उनका जो टाइम है वो आपके टाइम पर कैश करेगा। यस, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल, स्टेप 1 लिखें। स्टेप 1 इज entity decides whether they need ERP or not. स्टेप 1 क्या है, एंटिटी डिसाइड करती है कि whether they need ERP or not. तो स्टेप 1 इज डिसीजन मेकिंग, स्टेप 1 इज डिसीजन मेकिंग, कि हमें यूज करना भी है या नहीं, हमें यूज करना भी है या नहीं। तो इसके कितने जवाब होंगे, या हाँ या ना। तो अगर जवाब आ गया ना तो कहानी खत्म, नहीं चाहिए। और अगर जवाब आ गया क्या, हाँ, तो अब देखें पहला पॉइंट, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब आपने देखना है कि अगर आपको ईआरपी चाहिए तो कैसा ईआरपी चाहिए, आपका इदारा छोटा है या बड़ा है, आपके इदारे की सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना आता है, पैसे कहां से आते हैं, कस्टमर ज्यादा है कस्टमर का, क्योंकि हर ईआरपी की अपनी कॉस्ट है। जो शुरू में आपको मैंने कुछ नाम लिखवाए थे ना, B1, A1, हाना। B1 कहते हैं छोटी और मीडियम साइज कंपनीज के लिए, ऐसे भी B1 जो होता है वो छोटी और मीडियम साइज कंपनीज के लिए होता है। जो ऐसे भी A1 और हाना है वो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज उसको यूज करती हैं। जो ओडू है, जो क्विक बुक्स है, जो जीरो है, वो इवन ये दुकानदार भी यूज कर रहे होते हैं। और आजकल तो कुछ ईआरपी ऐसे हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस में आए हैं, जिसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए या रिकॉर्ड या बुक कीपिंग के लिए इस्तेमाल नॉर्मली कर रहे होते हैं, खाता बुक जिसको कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके बिजनेस को उसकी जरूरत है या नहीं। स्पेसिफिक गोल्स निकालने हैं, क्या निकालने, स्पेसिफिक गोल्स निकालने कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप अपनी एफिशिएंसी को बेटर बनाना चाहते हैं, डाटा को एक्यूरेट रखना चाहते हैं। नंबर 2, कंडक्ट गैप, अभी कहां पे है और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अभी कहां पे है और फ्यूचर में अपने आप को कहां पे देख रहे हैं। अगर तो आप फ्यूचर में ग्रो करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप अभी से छोटे लेवल के ऊपर ईआरपी लगाना शुरू कर दें। जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे अपने ईआरपी को भी साथ साथ ग्रो करते जाना है। आज एक छोटी कंपनी जिसकी सालाना सेल 5 लाख है, वो कहेगा मैं 1 करोड़ रुपए वाला से भी एमएल लगवा लूं, बेवकूफी होगा। वो क्या होगा, बेवकूफी होगा। तो उसको चाहिए हल्का सा क्विक बुक, जो भी सिर्फ बस एक आधा फंक्शन ही अच्छे से परफॉर्म करता हो, या वो नहीं होते क्रैक वर्जन्स। तो वहां से स्टार्ट ले और आहिस्ता आहिस्ता क्या करे, अपने आप को ग्रो करे। देन क्या बनानी है, प्रोजेक्ट टीम, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना कि वो पूरा प्रोजेक्ट उसी टाइम में और बजट में हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर रोज को क्या करना है, असाइन करना है किसका क्या काम होगा इम्प्लीमेंटेशन में। सेट प्रोजेक्ट स्कोप, बाउंड्री, कितने टाइमलाइन में करना है, कौन क्या काम करेगा।
एंड एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मेजरेबल टारगेट्स, और उसको साथ साथ ट्रैक रखना है, उसको साथ साथ मॉनिटर करते रहना है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सेकंड, सिस्टम डिजाइन। अब इसमें क्या है, आपने देखना है कि आपको अपने ईआरपी में कौन कौन से फीचर्स चाहिए। भाई आपकी सर्विस एंटिटी, तो आपको इन्वेंट्री का मॉड्यूल चाहिए होगा। इन्वेंट्री का मॉड्यूल किसको चाहिए होगा? मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेडिंग को, नॉर्मली ट्रेडिंग को चाहिए होगा। अच्छा, आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, प्रोडक्शन का मॉड्यूल चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि अपने बिजनेस प्रोसेसेस को मैच करते हुए अपने ईआरपी को क्या करें? मॉडिफाई, कस्टमाइज करें, और उसी के मुताबिक उससे रिपोर्ट्स और उसकी क्या करें? कॉन्फ़िगरेशन दें। डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, आपका करंट डाटा किस हाल में पड़ा हुआ है, कितना इजीली मैनेजेबल है, कितना नहीं। अच्छा, कितना पुराना डाटा डालूं तो जरा अच्छा मैं ट्रेंड को एनालाइज कर पाऊंगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना पुराना होना चाहिए डाटा? लोग कहते हैं, या जो एक कॉमन वो है वो ये है कि 1 साल। अगर आप इमीडिएटली पिछला डाटा भी डाल देंगे तो वो कंपैरेटिव को मैच कर लेगा, बट अगर 2 साल या 3 साल का डाटा है तो बहुत अच्छा है। बट मिनिमम क्या है? कम से कम क्या हो? पिछला 1 साल। वो भी क्यों? ताकि आप पिछले कोई साल के साथ क्या कर सकें, आप उसमें कंपैरिजन कर सकें और वो रेशियोज निकाल सकें कि पिछले साल से साल में आते थे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई। बाद में कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग्स, किसका क्या रोल होगा, कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है, किसके पास कौन कौन से मॉड्यूल को देखने की सलाहियत होगी। उसके बाद यूजर इंटरफेस, हर एक का यूजर इंटरफेस जो फ्रंट एंड होगा वो सेम नहीं होगा, वो बदलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स रिक्वायरमेंट्स। देन डेटा को क्या करना है? माइग्रेट, लेगेसी से पकड़ के कहां पे लेके आना है? नए पे लेके आना है। तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज, क्योंकि जब आप डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर इंपोर्टेड डाटा में कोई फ्लो आ गए तो वो आपके मौजूदा डाटा के साथ ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाएगा। तो सबसे जो क्रिटिकल स्टेप है वो कौन सा है? डाटा माइग्रेशन। ETL याद है? पहला पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डाटा एक्सट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट पढ़े, क्लीन करना। थर्ड पॉइंट पढ़े, लोड करना। उसके बाद सिस्टम को टेस्ट करें। क्या करें? सिस्टम को टेस्ट करेंगे, क्या आपने जो सिस्टम तैयार कर लिया वो इस काबिल है कि हम इसको लाइव कर सकें। अब 2 बातें सुन लें, एक होती है डमी डेटाबेस, एक होती है लाइव डेटाबेस। एक होती है डमी और एक होती है लाइव, दोनों में फर्क क्या होता है? डमी इज दैट कि ये इदारे का अपना है, इसमें जो भी चेंजेस करेंगे ये हमारी मेन एफएस को इफेक्ट नहीं कर रही। और जो लाइव है इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो ये हमारी लाइव डेटाबेस को, यानी कि करंट जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी करंट एफएस बन रही है, उसको इफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने ये क्लास ईआरपी की फर्ज करें मंडे को करवानी हो सबके सामने, वो लाइव है, मैं 2 दिन पहले उसको रिहर्स कर रहा हूँ, वो क्या है? वो डमी है। तो रिहर्सल में कमी पेशी हो सकती है मगर लाइव में कमी पेशी नहीं। तो किसी भी सिस्टम को लाइव करने से पहले आप उसको अच्छे से पहले क्या कर लेना है? टेस्ट कर लेना है कि क्या वो सीमलेसली विदाउट एनी इश्यूज इंटीग्रेट हुआ है या नहीं। तो कौन इंटीग्रेट हुआ है? उसके तमाम मॉड्यूल्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करें जिन्होंने एक्चुअल में उस ईआरपी को क्या करना है? यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि अक्सर कंपनियां ये चाहती हैं कि जो फर्म आके ईआरपी लगा रही है ना, वही बैठ के इसमें साथ साथ क्या पास करती जाए? एंट्रियां भी, ताकि उनके एम्प्लॉयज को ये आफत सहनी ना पड़े। तो ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है, और जब हम ट्रेनिंग करवा लेते हैं और जब वो सीख जाते हैं तो हम उनसे साइन लेते हैं किसके ऊपर? यूजर एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग, यूएटी, कि भाई हमें लिख के दो या साइन करके दो कि तुमने ये मॉड्यूल चलाना सीख लिया है, तुम्हें इसके अंदर एंट्री पास करना आ गई है। ये बहुत जरूरी है, और इस चीज पे काफी ज्यादा फटे भी पड़ जाते हैं। ये एंट्री गलत पास हो गई है, जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमारी कंपनी ने उसको ठीक से सिखाया था या नहीं सिखाया था? सिखाया था तो साइन कहाँ पे? तो वो साइन उस वक्त हम लेते हैं जब वो बंदा 100% क्या हो जाता है? ट्रेन हो जाता है। सिस्टम इशू है तो हम लोग सपोर्ट के लिए बैठे होते हैं। तो उसके बाद क्या है? गो लाइव मींस अब आपकी डेटाबेस क्या हो गई है? लाइव हो गई है। अब ये ऑन बोर्ड है, डेली बेसिस पे उसका हम लोगों ने क्या साथ साथ लेते रहेंगे? बैकअप। डेली बेस पे क्या लेंगे? बैकअप। और अगर कोई टेस्ट करना हो तो लाइव में टेस्ट नहीं करेंगे, उस बैकअप को जो कि हमने ले लिया है उसको एक नई डेटाबेस में लोड करेंगे और उसको चला के उसमें ट्विकिंग करेंगे, अपडेशंस करेंगे जो हमें चाहिए।
अगर हमें लगा कि वो ठीक है तो फिर हम उसको दोबारा से लेके आएंगे किसके अंदर, लाइव के अंदर। तो जो लाइव का बैकअप हम लेते हैं ये एक नहीं होता, 2-4 बैकअप्स होते हैं। एक बैकअप वो होता है जो कि कंपनी लेती है टेस्टिंग करने के लिए, और एक बैकअप वो होता है जो कंपनी लेती है कि अगर हमारा मेन खराब हो गया तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। और सब कुछ होने के बाद एंड पे क्या करना है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। जब इम्प्लीमेंट हो जाए, सिस्टम लाइव हो जाए, तो इदारा जाता नहीं है, वो उससे मजीद चार्ज करता है कि भाई ठीक है हम तुम्हारे पास 2-3 महीने मजीद बैठ जाते हैं, तो हमें क्या देते रहो, सपोर्ट के पैसे। और उसी टाइम में फिर हम उनके कान भरते हैं। तुम्हें पता है नया वर्जन भी आ गया इस चीज का, तो तुम अगर को तो थोड़े से पैसे मजीद डाल के अपग्रेड करते हैं उसको। वो बेचारा जो सीईओ है वो आपका शिकार हुआ होता है, और आप ऑलरेडी उसके ऊपर एक काम कर चुके होते हैं, क्या, तावीज का। वो तावीज वाला कौन सा है, वेंडर लॉक इन, वेंडर लॉक इन। तो मरता क्या ना करता, बैठे भी हुए हैं, पैसा भी हाथ में है, सपोर्ट भी दे रहे हैं, लगा भी दिया, वो खुश भी है, तो वो क्या कहेगा, अपग्रेड कर दो, कर दिया, फिर दोबारा से बैठेंगे किसके लिए, सपोर्ट के लिए। फिर साल खत्म हुआ, हाँ जी कोई नया काम करवाना तो बताएं, नई अपग्रेडेशन कर दें। अच्छा आपका ऑन प्रेमिसेस है, इसको क्लाउड पे ले जाएं, हाइब्रिड कर दें। तो एक अच्छा सेलर वो है जो कि अपने कस्टमर को हाथ से जाने नहीं देता, उसकी नीड पहले उजागर करवाता है, फिर उसकी नीड को फुलफिल करता है। तो कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस है जो कि हमें साथ देखनी है। नंबर 1, स्टेक होल्डर बाय इन। सबसे मुतमिन कौन सी पार्टी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर, क्योंकि पैसा किसका है, स्टेक होल्डर्स का। उसके लिए जरूरी है कि इनमें क्या हो, आपस में रेगुलर कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन ही अहम रोल प्ले करती है, कम्युनिकेशन ही अहम रोल प्ले करती है। आपने हर वक्त उनको क्या रखना है, इन्फॉर्म, ताकि ब्लेम आप पे ना आए। फेज इंप्लीमेंट, सारे काम एक दिन में नहीं होंगे। जैसे कि नवीन को हम लोगों ने फेजेस में किया हुआ है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वैसे ही इंप्लीमेंटेशन भी क्या होती है, फेज। पहले सेल्स सारी पूरी होगी, फिर सारी परचेस पूरी होगी, फिर 4 दिन में बैंकिंग पूरा होगा, फिर 6 दिन में टैक्स पूरा होगा, और लास्ट क्या है, बजट एंड टाइमलाइन मैनेजमेंट। एलोकेटेड बजट में सब कुछ करना है और एलोकेटेड टाइम में सब कुछ करना है। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, घर जाके 3 से 4 दफा अच्छे से रीड जरूर कर लेना। डन। सिनेरियोज भी आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।